तो हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल्स कल हम लोग देखे थे कि हाई रेसिस्टिव मटेरियल्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है, और हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग कल देखे थे, ठीक है। तो आज हम लोगों को क्या देखना है, कुछ हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल्स के बारे में देखना है, ठीक है। तो कल हम लोग जो देखे थे, एक चीज़ और आपको बताना है, अगर आपके एग्ज़ाम में कभी पूछेंगे लो रेसिस्टिविटी मटेरियल्स पूछेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको पूछेंगे गुड कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, तो भाई गुड कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, जो आपका लो रेसिस्टिविटी मटेरियल होता है वही एक गुड कंडक्टिंग मटेरियल होता है। तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइए और आपके ये मत बोलिए कि सर आपने तो गुड कंडक्टिंग मटेरियल बताया ही नहीं। अरे भाई लो रेसिस्टिविटी मटेरियल और गुड कंडक्टिंग मटेरियल सेम ही होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको एग्ज़ाम में हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल आएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे आएगा कि रेसिस्टिव मटेरियल या गुड रेसिस्टिव मटेरियल, ऐसा कुछ लिख के आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही है, ठीक है। क्योंकि हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल का ही गुड रेसिस्टेंस होता है और लो रेसिस्टिविटी मटेरियल का ही गुड कंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होकर ये मत बोले कि कुछ नया आ गया, कौन सा ग्रह से आ गया, कोई ग्रह से नहीं आया, कोई एलियन ने नहीं बनाया, वो दोनों एक ही वर्ड होते हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का आदत होता है कि कुछ नया, जो नया वर्ड आएगा तो आपको लगेगा कि कहीं कहीं बाहर से आ गया है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ हम लोग क्या देखेंगे, कुछ हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल्स देखेंगे, ठीक है, कुछ हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल्स देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे निकिल देखेंगे, ठीक है। बल्कि निकिल आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, लेकिन तब भी मैं आपको निकिल बता दे रहा हूँ क्योंकि पता नहीं सिलेबस किसने बनाया है, लेकिन निकिल एक बहुत अच्छा गुड का हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल है और उसके बारे में हमको डिस्कस करना होता है। लेकिन पता नहीं जिसने बनाया उस समय उनको नहीं याद आया होगा निकिल भी एक हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल होता है, तो उन्होंने लिखा ही नहीं इसमें, लेकिन निकिल भी आपका एक हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल होता है, ठीक है। तो चलिए निकिल के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो निकिल होगा, ठीक है, ये एक आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब आपका ये अंदर क्रिस्टल की जैसा रहेगा, ठीक है, और ये एक नॉन फेरस मेटल होगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपका एक नॉन फेरस मेटल होगा, ठीक है, इसमें कोई आयरन का कंपोनेंट नहीं रहने वाला, और ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी होगा, ठीक है। तो और ये आपको देखने में कैसे लगेगा, एक सिल्वर वाइट कलर में रहेगा, ठीक है, सिल्वर वाइट कलर में रहेगा। ये आपका जो निकिल है आपको देखने में एक सिल्वर वाइट कलर में दिखेगा, ठीक है। इसका जो हार्डनेस रहेगा, ठीक है, इस निकिल का जो हार्डनेस रहेगा, ये हार्डनेस आपका बराबर रहेगा आपका जो सॉफ्ट स्टील होता है ना, तो सॉफ्ट स्टील का जितना हार्डनेस होता है उतना ही हार्डनेस आपका ये निकिल का होगा, ठीक है। तो कुछ और क्या क्या फीचर्स होते हैं निकिल का, ठीक है, लेकिन इसका डक्टिलिटी क्या होता है, इसका जो डक्टिलिटी होता है वो सॉफ्ट स्टील से कम रहता है, ठीक है। हार्डनेस तो सॉफ्ट स्टील का बराबर रहता है, लेकिन इसका जो डक्टिलिटी रहता है वो कम रहता है अगर आप सॉफ्ट स्टील से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। तो ये इसमें और कुछ क्या क्या फीचर्स है, अच्छा फीचर्स, वो भी हम लोग देखेंगे। तो और क्या अच्छा फीचर्स है इसमें, तो ये जो निकिल होता है ये इसमें गुड क्वालिटी पॉलिशिंग होता है, ठीक है। इसमें पॉलिशिंग बहुत अच्छे से हम लोग इसको पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये क्या होगा, ये मैलेबल होगा। मैलेबल मतलब हम इसको जितने शीट्स में चाहिए वैसा शीट्स में आराम से बना सकते हैं। और इसमें जो कार्बन कंटेंट रहेगा, इसमें जो आपका कार्बन कंटेंट रहेगा, ठीक है, वो आपका कार्बन कंटेंट बहुत ही कम रहेगा। कितना रहेगा, 0.05% या उससे कम, ठीक है, 0.05% या उससे कम कार्बन कंटेंट रहेगा इसमें, ठीक है। तो उसके बाद इसमें एक और अच्छा प्रॉपर्टी क्या है, ये किसी एसिड से अटैक नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी
अगर मान लीजिए मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी देख रहा हूँ, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी रहता है वो कितना रहता है, 1.05 इंटू 10⁻⁻⁷ वो मीटर रहेगा। ठीक है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी है वो बहुत अच्छा है, इसलिए इसको हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल में डाला गया है। ठीक है, और इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी रहता है, ठीक है, इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो भी बहुत अच्छा है। कितना है थर्मल कंडक्टिविटी इसका, 54 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, तो इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी क्या है इसका, बहुत अच्छा है। तो ये सब क्या है भाई, आपका निकिल का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो आपका निकिल जो होता है वो क्रिस्टलिन फॉर्म में रहता है, वो नॉन फेरस मेटल होता है, उससे एक अच्छा फर्रोमैग्नेटिक मटेरियल होता है और एक सिल्वर वाइट कलर में रहता है, और इसमें गुड पॉलिशिंग होता है, और ये मैलेबल होता है, मतलब इसको हम अलग अलग इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्लेट्स में आराम से डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ही कम रहता है, कितना रहता है, 0.05 से कम रहता है, और ये अच्छा एसिड अटैक से बच जाता है। और इसमें जो टेम्परेचर रहता है 1.05 या उससे कम रहता है, और इसका जो हार्डनेस रहता है वो सॉफ्ट आयरन का बराबर रहता है, लेकिन डक्टिलिटी सॉफ्ट आयरन से कम रहता है। और एक और क्या है, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से निकिल को एक हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल्स में लिया गया है, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है निकिल के बारे में। तो किसी को डाउट है निकिल में? नो सर। कौन है भाई इतना तेज से बोला है? चलिए, तो उसके बाद हमारा अगला मटेरियल क्या है, वो है हमारा ठीक है, चलिए हम टेंटाइन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आपका सिलेबस में है नहीं। तो हम लोग क्या देखेंगे, बाकी कुछ हाई रेसिस्टिविटी एलॉयस है, बाकी कुछ हाई रेसिस्टिविटी एलॉयस है, तो उन एलॉयस के बारे में देखेंगे। अभी जो निकिल देखे थे वो एलॉय नहीं है, वो प्योर मेटल है, लेकिन अभी हम लोग क्या देखेंगे, कुछ एलॉय देखेंगे, हाई रेसिस्टिविटी एलॉय। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एलॉय हम देखेंगे निक्रोम। निक्रोम का तार आप लोग देखे होंगे, जो आपका हीटर में भी रहता है वो आपका क्या होता है, निक्रोम का ही वायर होता है। ठीक है, तो निक्रोम, ठीक है, ये निक्रोम क्या होता है, ये एक प्योर मेटल नहीं रहता है, ये एक एलॉय होता है दो अलग अलग मटेरियल का। ठीक है, तो किस किस का एलॉय होता है, ये आपका निकिल का और क्रोमियम का। निकिल और क्रोमियम का क्या होता है, ये एक एलॉय होता है। ठीक है, ये जो निक्रोम होता है, Ni मतलब निकिल, क्रोम मतलब क्रोमियम, तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, Ni मतलब निकिल, क्रोम मतलब क्रोमियम, तो इससे इसका नाम निक्रोम बन गया। ठीक है, तो ये जो निक्रोम होता है ये आपका क्या होता है, निकिल प्लस क्रोमियम का एलॉय होता है। ठीक है, और ये अलग अलग कंपोजिशन मिलेगा, मतलब मान लीजिए कुछ जगह आपको क्या होता है, निकिल जो होता है वो 79% से 80% रहेगा, वेरी होता रहेगा, और आपका क्रोमियम जो रहता है वो आपका 19% से लेकर 20% के बीच में रहता है। ठीक है, और कुछ क्वांटिटी में आपका क्या होगा, 1.15%, 1 से लेके 15% तक आपका Mn रहेगा, और बाकी आपका जो रहेगा थोड़ा बहुत फेरस रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत फेरस रहेगा। ठीक है, तो ऐसा आपका कंपोजिशन होगा। ठीक है, निक्रोम जो होता है वो निकिल और क्रोमियम का एलॉय होता है, और इसमें 79 to 80% आपका निकिल रहता है, 19 to 20% आपका क्रोमियम रहता है, बहुत कम 1 to 15% भी नहीं, उससे भी कम ही रहता है। ठीक है, वो शायद 15 नहीं और भी कम होता है, 1.5% होगा, 1 to 1.5% आपका Mn होगा। ठीक है, और बाकी आपका जो होगा वो आपका फेरस होगा। ठीक है, तो ये आपका निक्रोम होता है। ठीक है, और भी एक दो एलॉयस और देखेंगे, उसके बाद मैं सबका मिला के आपको अलग अलग से प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ठीक है, तो निकिल का समझ में आ गया आपको? अरे भाई निकिल समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, जी सर। तो उसके बाद हम एक और हाई रेसिस्टिविटी एलॉय देखेंगे, वो आपका क्या होगा, कॉन्स्टेंटाइन होगा। ठीक है, दूसरा एक हाई रेसिस्टिविटी एलॉय आपका क्या होगा, कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटाइन भी क्या है, एक हाई रेसिस्टिविटी एलॉय है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका कॉपर प्लस मैंगनीज का एलॉय हो, सॉरी कॉपर प्लस निकिल, ये आपका कॉपर और निकिल का एलॉय होता है। ठीक है, तो कॉपर प्लस निकिल का जो एलॉय होता है वो आपका क्या होगा,
कॉन्स्टेंटन होता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, 60% आपका कॉपर रहेगा और बाकी आपका 40% आपका क्या होगा, इसमें निकिल रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, कॉन्स्टेंटन होता है, ठीक है। तो उसके बाद एक और भी देखेंगे, एक और हमारा हाई रेजिस्टिविटी एलॉय क्या होगा, एक और हमारा हाई रेजिस्टिविटी एलॉय क्या होगा, मैंगनीन होगा, ठीक है। स्पेलिंग गलत है यार, ठीक है। एक और हमारा हाई रेजिस्टिविटी एलॉय क्या होगा, मैंगनीन होगा, MANGANIN, ठीक है, मैंगनीन होगा। ये जो मैंगनीन होगा ये क्या होगा आपका, कॉपर प्लस मैंगनीज, ठीक है, कॉपर प्लस मैंगनीज का एलॉय होगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, 86% आपका क्या होगा, कॉपर होगा, ठीक है। इसमें 86% आपका कॉपर होगा और 12% आपका मैंगनीज होगा और बाकी जो होगा वो 2% का आपका निकिल होगा, ठीक है। 86% आपका कॉपर होगा, 12% आपका मैंगनीज होगा और बाकी जो 2% है वो आपका क्या होगा, निकिल होगा, ठीक है। तो ये 3 मटेरियल्स है जो आपके एलॉयस होते हैं, लेकिन ये हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या एलॉयस हमारा हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स में आएंगे, तो पहला हमारा आएगा निक्रोम, जो निकिल और क्रोमियम का एलॉय होता है। दूसरा हमारा आएगा कॉन्स्टेंटन, जो कॉपर और निकिल का एलॉय होता है। और तीसरा हमारा होगा मैंगनीन, जो कॉपर और मैंगनीज का एलॉय होता है, ठीक है। ये तीनों हमारे क्या होंगे, हाई रेजिस्टिविटी एलॉयस होते हैं, मतलब ये कुछ एलॉयस होते हैं जो हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल के जैसा भी आते हैं, ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स में आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। तो उसके बाद अब इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे तीनों का, ठीक है। तो अब इन तीनों का हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो इसको साइड कर दे रहा हूँ, जा जा जा, खाली नहीं है क्या, यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों हाई रेजिस्टिविटी एलॉयस का कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। कंपोजिशन आपको बताया हूँ, तो अब इनका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो मैं तीनों प्रॉपर्टीज साथ में बता रहा हूँ ताकि आपको कंपैरिजन में इजी रहे, ठीक है। पहले मैं निक्रोम का यहाँ पे निक्रोम लिख ले रहा हूँ, दूसरा मैं कॉन्स्टेंटन लिख रहा हूँ और तीसरा मैं मैंगनीन लिख रहा हूँ, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ठीक है। तीसरा मेरा क्या है, तीसरा मेरा है मैंगनीन, यहाँ पे एन है। अरे यार हर बार स्पेलिंग गलत हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा मेरा क्या है, तीसरा है मेरा मैंगनीन, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या देखेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। अगर कहीं मेरा आवाज़ नहीं आएगा तो बता दीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या है, हाँ अरे कौन भाई माइक ऑन करके बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा क्या होगा, रेजिस्टिविटी। तो निक्रोम का रेजिस्टिविटी कितना होगा, इसका रेजिस्टिविटी जो होगा निक्रोम का वो होगा 110 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी आप याद रखिए, ये इसका यूनिट्स ओम मीटर में रहेंगे और मैं ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे देख रहा हूँ। तो अगर मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे निक्रोम का रेजिस्टिविटी देखूंगा तो रेजिस्टिविटी मेरा कितना होगा, 110 इंटू 10⁻⁻8 होगा, ठीक है। उसके बाद वैसे अगर हम कॉन्स्टेंटन का देखेंगे तो कॉन्स्टेंटन का हमारा रेजिस्टिविटी कितना होगा, 52 इंटू 10⁻⁻8 होगा, ठीक है। कॉन्स्टेंटन का जो रेजिस्टिविटी होगा वो आपका 52 इंटू 10⁻⁻8 होगा। और आपका मैंगनीन का जो रेजिस्टिविटी होगा वो आपका होगा 48 इंटू 10⁻⁻8। सारे सबके सब ओम मीटर में है यूनिट्स और सबके सब हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे देख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कंपैरिजन जैसा बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट।
क्योंकि आपको बताया मैं गुड रेसिस्टिविटी मटेरियल होने के लिए है इसका एक मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप निक्रोन का मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1540 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। अगर आप कॉन्स्टेंटन का देखेंगे, कॉन्स्टेंटन का मेल्टिंग पॉइंट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर आप मैंगनीन का देखेंगे, मैंगनीन का मेल्टिंग पॉइंट 1020 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। तो ये सारे मेल्टिंग पॉइंट है। तो आप सबका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, ये 1000 से ऊपर है, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा है, तो इसको हम लोग हाई रेसिस्टिव मटेरियल्स में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये तीनों मटेरियल्स का मेल्टिंग पॉइंट 1000 से ऊपर है, तो ये हाई टेम्परेचर को झेल पाएंगे, तो इनको हम लोग हाई रेसिस्टिविटी मटेरियल के जैसा हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे। एक और प्रॉपर्टी हमारा क्या है, डेंसिटी। बल्कि आपका रेसिस्टिविटी का कोई आपका इलेक्ट्रिकल का रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये फिजिकल प्रॉपर्टी है एक। तो इसका अगर डेंसिटी देखेंगे, तो इसका डेंसिटी मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो केजी पर मीटर क्यूब में बता रहा हूँ, ठीक है। तो निक्रोम का जो डेंसिटी होगा वो होगा 8250। कॉन्स्टेंटन का जो डेंसिटी होगा वो होगा 8900। और आपका मैंगनीन का जो डेंसिटी होगा वो होगा 8190। मतलब तीनों में अगर कंपेयर करेंगे तो आपका मैंगनीन थोड़ा कम वेट होगा, उसके बाद आपका निक्रोन थोड़ा कम वेट का होगा, लेकिन आपका कॉन्स्टेंटन जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा वेट का होगा। क्योंकि अगर किसी मटेरियल का डेंसिटी ज़्यादा है तो मटेरियल का वेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, परमिसेबल वर्किंग टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे परमिसेबल वर्किंग टेम्परेचर, मतलब हमारा ये जो मटेरियल है ये कितना टेम्परेचर तक काम कर सकता है बिना जले, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम निक्रोम का देखेंगे, तो निक्रोम का हमारा जो टेम्परेचर होगा वो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड का बिना इसका मटेरियल डिग्रेड हुए, खराब हुए आराम से काम करेगा। जितना भी टाइम आप 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप इसको कितना भी टाइम यूज़ करेंगे ये आराम से चलेगा, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉन्स्टेंटन का देखेंगे तो 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या होगा, आराम से काम करेगा, ठीक है। जितना भी टाइम आप इसको रखिए 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। उसके बाद आपका जो मैंगनीन होगा वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करेगा, ठीक है। तो ये इन तीनों का परमिसेबल वर्किंग टेम्परेचर है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो आपका निक्रोम को आप क्या कर सकते हैं, पतले पतले तार में निकाल सकते हैं। और आप अगर कॉन्स्टेंटन का देखेंगे, कॉन्स्टेंटन को भी आप क्या कर सकते हैं, पतले पतले तारों में बना सकते हैं। और आप अगर आप मैंगनीन को देखेंगे, ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पतले पतले तारों में इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो होता है ये इसका प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशंस। तो इसका एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना आपको? यस सर। तो अब इसका एप्लीकेशंस देखिए, हम इसको कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं निक्रोम का देखूंगा, पहला निक्रोम ही है ना आप, ठीक है, फिर से लिख लेंगे निक्रोम कॉन्स्टेंटन, ठीक है। अब मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ, पहले मैं निक्रोम का एप्लीकेशन देख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं निक्रोम का एप्लीकेशन देखूंगा तो सबसे पहले निक्रोम का एप्लीकेशन अगर हम देखेंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हीटिंग एलिमेंट की जैसा यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप लोग अपने घर में भी हीटर में यूज़ करते हो हीटिंग एलिमेंट की जैसा, तो निक्रोम का हम लोग हीटिंग एलिमेंट के जैसा यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ, जैसा आपका फर्नेस है, ठीक है, जहाँ जला वाला जाता है। आपका ओवन है, ओवन में भी इसको हीटिंग एलिमेंट जैसा यूज़ कर सकते हैं। रूम हीटर्स, आपका जो ठंडी में आप रूम हीटर्स यूज़ करते हैं उसमें जो हीटिंग एलिमेंट रहता है वो भी निक्रोम का होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन मतलब आपका प्रेस, ठीक है। तो इन प्रेसेस में आपका जो प्रेस रहता है उसमें, या रूम हीटर में, या ओवन में, या फर्नेस में, तो हर जगह जहाँ जहाँ हीटिंग एलिमेंट का ज़रूरत है वहाँ वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, निक्रोम का तार का यूज़ कर सकते हैं। आप लोग देखे ही होंगे, है ना। तो निक्रोम क्लियर है? यस सर। आप हीटर में तो आप लोग देखे ही होंगे, हीटर में जो तार रहता है वो निक्रोम का तार रहता है। और अगर प्रेस होगा
तो प्रेस को कभी नीचे प्लेट रहता है, सोल प्लेट बोलते हैं प्रेस का। अगर आप उस सोल प्लेट को निकालेंगे तो सोल प्लेट के ऊपर ऐसा एक तार बना रहेगा, अंदर ऐसा एक कॉइल रहता है। ये जो रहता है ये भी आपका क्या होता है, निक्रोम का बना रहता है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई है तो मैं कभी आपको दिखाऊंगा। तो आपका सोल प्लेट रहता है, ये सोल प्लेट जो रहता है ये आपका प्रेस का, जो आप आयरन करते हो तो उसके नीचे सोल प्लेट में रहता है, तो ये आपका निक्रोम का ही बना रहता है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, निक्रोम का एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद हम अगले का देखेंगे। अगले हमारा क्या है, कॉन्स्टेंटन। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटन का क्या क्या एप्लीकेशंस होंगे ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटन का एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखो कॉन्स्टेंटन का क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो कॉन्स्टेंटन का पहला एप्लीकेशन होता है, इसको हम लोग रियोस्टैट्स में यूज़ कर सकते हैं। अब ये रियोस्टैट्स क्या होते हैं, जब आप लोग पढ़ेंगे तो रियोस्टैट क्या होता है, एक वेरिएबल रेसिस्टर होता है। आप लोग लैब में या कई मोटर वोटर में अगर जहाँ पे आपको वेरिएबल रेसिस्टर का ज़रूरत है तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, रियोस्टैट का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो आपका क्या यूज़ करते हैं, कॉन्स्टेंटन आप यूज़ करते हो। ठीक है, उसके बाद स्टार्टर्स में आपका मोटर्स जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्टार्टर्स आएंगे, तो उन स्टार्टर्स में भी आप लोग क्या करते हो, स्टार्टर्स में जैसा डीसी मोटर आप पढ़ते हो, अगले 4 सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे तो डीसी मोटर में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको स्टार्टर्स आएंगे। तो उन स्टार्टर्स में भी क्या किया जाता है, रेसिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे जो रेसिस्टर्स होंगे स्टार्टर के अंदर, वो रेसिस्टर जो होते हैं वो भी आपका किससे बनते हैं, कॉन्स्टेंटन से बने रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन है कॉन्स्टेंटन का। ठीक है, तो ये क्लियर है भाई, आगे चलें। यस सर। Yes. तो उसके बाद हम देखेंगे अगला मटेरियल जो है हमारा मैंगनीन। अरे ये पेन नहीं चाहिए मुझे। हम अब देखते हैं मैंगनीन। मैंगनीन का कहाँ का एप्लीकेशंस होता है। तो अगर मैंगनीन का आप एप्लीकेशन देखेंगे तो जब आप इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नाम का जब सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स के पैरेलली इंस्ट्रूमेंट्स का रेंज इंक्रीज़ करने के लिए, जैसा मेरा वोल्ट मीटर है 0 से 100 वोल्ट का, तो इसको मुझे 0 से 500 वोल्ट के लिए यूज़ करना है। ठीक, ये इसमें सेंस नहीं यूज़ होते। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अगर आपके पास कोई अम्मीटर है, वो अम्मीटर 0 से 1 एम्पियर का करंट नापता है, लेकिन इसको अब मुझे 0 से 5 एम्पियर का करंट आप नापने के लिए यूज़ करना है। तो इस अम्मीटर में क्या करते हैं, कुछ शंट लगाते हैं। ठीक है, शंट मतलब इस अम्मीटर के पैरेलल में क्या करते हैं, एक रेसिस्टर लगाते हैं जो करंट को बाईपास करेगा और इस नीचे वाला अम्मीटर का रेंज बढ़ाएगा। तो ये जो वहाँ पे रेसिस्टर्स यूज़ करते हैं अम्मीटर का पैरेलल में, तो उन रेसिस्टर्स को क्या बोलते हैं, शंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो शंट्स होते हैं वो शंट्स आपका किससे बनते हैं, मैंगनीन नाम का मटेरियल से बनते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाद में जब आप इंस्ट्रूमेंट्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपके सब क्लियर होंगे। ठीक है, तो जब आप इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि मीटर्स के पैरेलली रेसिस्टर लगाया जाता है। वो रेसिस्टर क्या करता है, मीटर का रेंज को इंक्रीज करता है। तो पैरेलली जो रेसिस्टर लगाते हैं उसको शंट बोलते हैं। तो वो शंट जो रहता है वो आपका मैंगनीन का बना रहता है। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन यहाँ होता है, और बाकी भी एप्लीकेशंस ये जो मैंगनीन होता है ये हर इंस्ट्रूमेंट्स में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया जाता है, उन इंस्ट्रूमेंट्स में कई रेसिस्टर का ज़रूरत है। तो वो रेसिस्टर जो होता है इंस्ट्रूमेंट्स में, वो रेसिस्टर आपका किससे बनता है, मैंगनीन से बनता है। ठीक है, तो ये आपका मैंगनीन का एप्लीकेशन है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। जी सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका क्या है, कुछ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स का बारे में है। अभी 2-3 और हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं बोला हूँ ना, जो मटेरियल्स मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वो इस चैप्टर के लास्ट में आपको डिस्कस करूँगा। जैसा हमने वहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल्स में स्टील को नहीं देखा था, यहाँ पे भी 2-3 मटेरियल्स नहीं देखे, वो आपको मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्योंकि वो वैसे ही हाई रेजिस्टिव मटेरियल्स या लो रेजिस्टिव मटेरियल्स में नहीं आता, ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन ज़बरदस्ती आपका सिलेबस में घुसाया गया है वो 2-3 मटेरियल। तो देखिए मैंगनीन को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो वोल्टेज, जो करंट या पावर या नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, उन इंस्ट्रूमेंट्स में हमें कई रेसिस्टर का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो जो रेसिस्टर यूज़ करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स में, वो रेसिस्टर जो होता है वो मैंगनीन का बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल मैं बताया था,
जैसा कि आपके पास कोई एमीटर है जो करंट को नापता है, ठीक है, तो वो एमीटर जो है वो नॉर्मली 0 से 2 एम्पियर का 0 से 1 एम्पियर का करंट ही नाप सकता है। लेकिन मुझे अब इसी एमीटर को 0 से 5 एम्पियर का करंट नापने के लिए इस्तेमाल करना है। तो उसको तब क्या करते हैं वो लोग, 0 से 1 एम्पियर का एमीटर लेते हैं और इस एमीटर के पैरेलल में क्या करते हैं, एक रेसिस्टर लगाते हैं। तो करंट जो आता है उसमें बाकी 4 एम्पियर का करंट इसमें जाएगा और 1 एम्पियर का करंट इसमें जाएगा और ये एमीटर क्या होगा, आराम से 5 एम्पियर तक करंट को नापेगा। अब ये कैसे नापेगा वो आप जब इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेसिस्टर इंस्ट्रूमेंट का पैरेलल लगाया है, इस रेसिस्टर को क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो शंट्स होते हैं ये आपका किसका बनते हैं, मैंगनीन का बनते हैं, ठीक है। आप समझ में आया? ठीक सर, क्लियर है, ठीक है। तो मैंगनीन क्या होता है, ये भी एक रेसिस्टर्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट्स में जो रेसिस्टर्स यूज़ करते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स, 4 मटेरियल्स के बारे में बताया था। अभी 2-3 मटेरियल्स और बचे हैं, वो मैं आपको इस यूनिट के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, एक टंगस्टन और देखेंगे क्योंकि आपका वो जो है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स थोड़ा आपको समझना भी है क्योंकि वो बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो 10 मिनट में टंगस्टन तो नहीं, सुपर कंडक्टर तो नहीं होने वाला, तो टंगस्टन देखेंगे, ठीक है। तो टंगस्टन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वैसे टंगस्टन आपका फिलामेंट मटेरियल्स में आता है, लेकिन उसको लाके यहाँ पे घुसाया है हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स में, ठीक है। सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। तो चलिए देखिए, तो अभी आपको मैं एक और मटेरियल बता रहा हूँ, ये आपका हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स में दिया है, वो है आपका टंगस्टन, ठीक है। तो टंगस्टन क्या होता है, ठीक है। तो टंगस्टन क्या होता है, ये इसका भी रेजिस्टेंस हाई रहता है, तो इसलिए इसको हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स में डाले होंगे, लेकिन ये आपका फिलामेंट मटेरियल्स में ही आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एक हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल है, ठीक है। टंगस्टन में आपका क्या है, एक हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल है, ठीक है। तो हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल है, तो टंगस्टन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे तो आपका टंगस्टन भी क्या है, एक नॉन फेरस मेटल है, ठीक है। तो इसमें कुछ आयरन पार्टिकल कुछ नहीं रहता है, ठीक है। और ये वेरी हार्ड मेटल है, तो ये थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, ठीक है, MP लिख रहा हूँ, मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो आपका होगा 3410 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो आपका 3410 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, आप सबको पता है, इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, बताइए। बल्ब में सर। बल्ब। हाँ ठीक है भाई, इसको ब्रैकेट में बल्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। बल्ब का ये टेक्निकल नेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बल्ब में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टंगस्टन का और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसका रेजिस्टिविटी कितना होता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो टंगस्टन का रेजिस्टिविटी कितना होता है, तो टंगस्टन का जो रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, वो रेजिस्टिविटी कितना होता है, टंगस्टन का रेजिस्टिविटी 5.5 × 10⁻⁻8 ओम मीटर होगा। वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम इसको रेजिस्टिविटी देखेंगे। मैं हर बार जब भी रेजिस्टिविटी बताता हूँ मैं टेम्परेचर भी बताता हूँ, क्योंकि आपको मैं बताया हूँ कि ज़्यादा टेम्परेचर पर आप रेजिस्टेंस नापेंगे तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस में फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए हम जब भी किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी हम कहीं दिखा रहे तो हमको रूम टेम्परेचर पे ही उसका रेजिस्टिविटी दिखाना होता है, ठीक है। तो उसके बाद, ठीक है, टंगस्टन का एक और अच्छा प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम पतले ततले तार में 3 वाइस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रांग मटेरियल है भाई। हर बार मैं स्ट्रांग मटेरियल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ये आप बल्ब में फिलामेंट की जैसा यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही पतला सा तार रहता है बल्ब में, लेकिन वो इतना जल्दी ख़राब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना रहता है, 1.1 से लेके, ठीक है, 4.1 गीगा पास्कल रहता है। ये ध्यान रखिए, मेगा पास्कल नहीं, गीगा पास्कल है। तो टंगस्टन का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है वो कितना रहता है, 1.1 से लेके 4.1 गीगा पास्कल रहता है। इसलिए आपका बल्ब में टंगस्टन का पतला सा वायर यूज़ करने के बाद भी वो नहीं जल्दी टूटता, क्योंकि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। जो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे, ठीक है,
और इसको हम लोग पतला तार सर। बनाने से इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 2 गुना और बढ़ जाता है, ठीक है। तो सर हाँ, बल्ब जब हल्का थोड़ा हिल जाता है सर, फ्यूज हो जाता है, टूट जाता है, इतना मजबूत होते अरे हुए भी बल्ब सर। हल्का हिलने से फ्यूज नहीं होता, जब वो गर्म रहता है जी तब सर अगर वो सही हिलता कह है रहे तो हैं। वो टूट जाता है, ठीक है। वो जब सर गर्म उसमें रहता बंधा है, नहीं रहता है ना, इसलिए। हाँ ठीक है, वो जब गर्म रहता है तब अगर उसको हिलाएंगे तो वो टूट जाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल में बल्ब हिलने से टूट नहीं जाता। अगर बल्ब हिलाने से तब आपका फिलामेंट टूट गया, मतलब आप जाके कैसे बेकार बल्ब या डुप्लीकेट बल्ब उठा के लाए हो, ठीक है। तो बल्ब गर्म रहता है तब आप हिलाएंगे तो तब वो टूटता है, क्योंकि टंगस्टन फिलामेंट उस समय गर्म है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल नया बल्ब लेंगे उसको हिलाएंगे तो वो नहीं टूटता भाई, ठीक है। तो अगर टूटा मतलब आपका वो बल्ब सही अगर नहीं ऐसे है। हिलाते सर तो ट्रांसपोर्शन कैसे होता है? हाँ वही तो वो, अगली बार कहीं से मत उठाना हाँ भाई, तो अच्छे ब्रांड ऐसा से लेना। देखिए, बल्ब हिलाने से नहीं टूटता टंगस्टन का फिलामेंट। गरम गरम बल्ब को जब आप, कुछ लोग बेवकूफ़ी ये करते हैं कि बल्ब जब गरम गरम रहता है तभी निकालते कपड़े से पकड़ के, और जब हिलाते तब टूटने का चांसेस होते हैं, क्योंकि तब टंगस्टन अभी भी गर्म रहता है। लेकिन बल्ब नॉर्मल कंडीशन में आप हिलाएंगे तो वो नहीं टूटेगा, ठीक है, क्योंकि वो टंगस्टन स्ट्रांग रहता है, ठीक है। अगर ऐसा टूटने वाला हो तो वो फैक्ट्री से बन के तुम्हारे घर से आते आते सारे फिलामेंट टूटना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं टूटता भाई, ठीक है। तो टंगस्टन का स्ट्रांग रहता है, ठीक है। और ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ वो मैं अपने हवा में नहीं बता रहा हूँ, ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया है कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो और इसका जो वर्किंग टेम्परेचर रहता है, ठीक है, इसका जो वर्किंग टेम्परेचर रहता है ये भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसका वर्किंग टेम्परेचर कितना रहता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मतलब अगर आप इसको लगातार ऑन में रखेंगे और ये अगर लगातार 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पे है, तब भी ये टंगस्टन क्या होगा आपका, खराब नहीं होगा, ठीक है, आराम से काम करेगा, ठीक है। और टंगस्टन में क्या होता है, लेकिन टंगस्टन में क्या प्रॉब्लम क्या होता है, अगर अंदर ऑक्सीडेशन हुआ तो टंगस्टन आपका डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो टंगस्टन में ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, आपका जो बल्ब रहता है, मैं इनकैंसडेंट बल्ब बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आपका जो बल्ब रहता है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इसलिए आपका जो बल्ब रहता है उसके अंदर क्या करते हैं, इनर्ट गैस भरते हैं, जैसा कि आपका नियॉन, आर्गन, आर्गन। ठीक है, या आपका हीलियम, ऐसा गैस भरते हैं, क्योंकि ये गैस क्या करते हैं, बल्ब के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होने देते और टंगस्टन का लाइफ को बढ़ा देते, ठीक है। तो जब कोई भी एलिमेंट गर्म होता है तो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने का कोशिश करते हैं, लेकिन टंगस्टन में अगर ऑक्सीजन आ जाएगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो फिलामेंट ख़राब हो जाएगा। इसलिए टंगस्टन का बल्ब, वो जो बल्ब रहता है बाहर वाला ग्लास, उसके अंदर क्या करते हैं, नियॉन इनर्ट गैस भरते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। ये सारे क्या है आपका टंगस्टन के प्रॉपर्टीज है। टंगस्टन क्या है, नॉन फेरस मटेरियल है, बहुत स्ट्रांग है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3410 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये इन बल्ब में यूज़ किया जाता है। इसका हाई रेजिस्टिविटी है, ये पतला तार है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। इसका वर्किंग टेम्परेचर भी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा टाइम आराम से काम कर सकता है। और इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होगा तो ये डैमेज हो जाएगा, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नहीं होने के लिए इसमें क्या करते हैं, इनर्ट गैस भरते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका टंगस्टन के कुछ प्रॉपर्टीज है। तो क्लियर है आपका टंगस्टन? यस सर।